डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा हरकतों के बाद पूरी दुनिया को एहसास होने लग गया है कि ये एक मेंटली डिस्टर्ब, खुद पसंद और बेवकूफ़ किस्म का इंसान है जिसको जिस मकसद के लिए इसको ज्यूश लॉबी की तरफ से लाया गया था, यानी अमेरिका के थ्रू ग्रेटर इसराइल को बनाना, मिडल ईस्ट और दुनिया के अंदर इसराइल के हर एक दुश्मन को ऐसे तबाह करना कि वो दोबारा इसके सामने खड़ा होने की जुर्रत भी ना कर सके। और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो दरअसल ना सिर्फ खुद को बल्कि इसराइली लॉबी को भी एक्सपोज करता जा रहा है, क्योंकि ये बंदा अपनी ताकत को ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे बंदर के हाथ में माचिस दे दी जाए तो वो इससे पूरे शहर को आग लगा दे। मतलब इस तरह के काम जो कि अमेरिका पहले छुप छुप कर खुफिया तौर पर करता था, हुकूमतों का तख्ता उल्टवा देना, इनके अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत करना, ट्रंप ने वो खुलेआम दुनिया को दिखा दिया है कि हम ये काम करते हैं। खास तौर पर तब जब वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया और साउथ अमेरिका के मुल्क कोलंबिया को कहा गया कि अगली बारी तुम्हारी है। और अब ग्रीनलैंड के मामले पर किसी डिक्टेटर की तरह इसको कब्जाने की बात बिना किसी हक और अथॉरिटी के करना, और फिर ईरान की हुकूमत को उल्टवाने के लिए इंतशारी प्रोटेस्टर्स का साथ देना हो, या फिर अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के पर्सनल मैसेज ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए हैं बिना किसी प्राइवेसी का और सफारती आदाब का ख्याल किए बगैर। यानी मतलब ऐसी बिलो दी बेल्ट हरकतें जो कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के सदर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। देखें, इस तमाम मामले के अंदर आप एक बात समझ लें कि जब भी मैं अमेरिका और इसराइल का नाम साथ लेता हूं तो इसलिए लेता हूं क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अमेरिका को बनाने वाले, इसको चलाने वाले दरअसल ज्यूज हैं, यानी ज़ायनिस्ट लॉबी, और अमेरिका की ताकत से इन्होंने ग्रेटर इसराइल को हासिल करना है। और वो ये सब कुछ डायरेक्ट खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ईरान और इसराइल का तनाज़ा शुरू हुआ था तो ईरान ने किस तरह से मिसाइल मार मार कर इसराइल का जो बुरकस निकाला, वो हम सब ने देखा कि कितनी बुरी तरह से इसका आयरन डोम, जिस पर इसको सबसे ज़्यादा मान था, फेल हो गया। और इसके बाद इन जंगों की वजह से खुद इसराइल की इकोनॉमी को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि लोगों के अंदर खौफ व हरास इतना ज़्यादा फैल चुका है कि यहाँ पर लोग सिक्योर महसूस नहीं कर रहे। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है खुद इसराइली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल की ये रिपोर्ट कि इसी खौफ की वजह से साल 2020 से लेकर साल 2024 के दौरान तकरीबन 1,25,000 स्किल्ड इसराइली सिटीजन ने अपना मुल्क इसराइल छोड़ दिया है और बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप शिफ्ट हो गए हैं। याद रहे कि स्किल्ड लोग कोई आम लोग नहीं, इसराइल की आबादी के लिहाज से ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी कीमत है। इसके अलावा यहाँ का टूरिज्म तबाह हो रहा है, क्योंकि ऐसे मुल्क के अंदर भला कौन आना चाहेगा जहाँ पर हर वक्त वॉर के खतरे मंडलाते रहते हैं। और सबसे बड़ी वजह कि अगर इसराइल ने दोबारा ईरान जैसे किसी पावरफुल मुल्क से जंग की और इससे हार गया तो इसराइल के अंदर सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। और पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर खास तौर पर इसके वैसे खिलाफ हो चुकी है। आपने खुद देखा था कि गजा इसराइल तनाज़े के दौरान पूरी दुनिया किस तरह से फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे करने के लिए निकली थी। इसीलिए अब वो प्लान के तहत खुद पीछे बैठकर अमेरिका को आगे करके ये सब कुछ प्लान करवा रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर अकलौता ईरान ऐसा मुल्क है जो कि इसराइल का सबसे बड़ा सरदर्द है, और ग्रेटर इसराइल से पहले इसको रास्ते से हटाना अमेरिका के अलावा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका को भी इसकी बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। इसके स्टूपिड सदर की हरकतों की वजह से इसने हर एक दोस्त को अपना दुश्मन बना लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन के मामले पर नेटो के मुल्क यानी यूरोप पहले ही इनसिक्योर थे कि जिस तरह से यूक्रेन को अमेरिका ने आगे करके इसको अकेला छोड़ दिया, इसी तरह से हमारा हाल भी हो सकता है। तो उसके बाद हमने देखा कि ट्रंप ने कनाडा को अपनी 51 स्टेट बनने की ऑफर की, क्योंकि कनाडा ने अमेरिका के गोल्डन डोम का हिस्सा बनने की ख्वाहिश की थी। गोल्डन डोम के बारे में आपको बताता चलूं कि यह अमेरिका का एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि स्पेस से सैटेलाइट के जरिए काम करेगा और हवा और ज़मीन दोनों पर किसी भी मिसाइल हमले को हवा में रोक सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा नहीं बनता तो इस गोल्डन डोम के लिए इसको $61 बिलियन की रकम अदा करना होगी, जिस पर हमने देखा कि कैनेडियन अवाम ने बहुत गुस्सा भी किया था। काफ़ी अरसे तक यह हंगामा चलता भी रहा। और अब ग्रीनलैंड के मामले पर पूरा यूरोप ही तकरीबन अमेरिका के खिलाफ हो गया है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलैंड ने तो अलामती तौर पर अपना एक एक फौजी भी ग्रीनलैंड में हाल ही में उतार दिया है कि अगर कोई ऐसा हमला हुआ तो हम मिलकर अपना डिफेंस करेंगे। और दूसरा, जब ट्रंप का दिल करता है किसी भी मुल्क पर टैरिफ लगा देता है। और इसी वजह से हमने देखा कि कनाडा ने हाल ही में अमेरिकन ब्लॉक को छोड़कर रशियन और चाइना के ब्लॉक को ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनरी और चाइनीज सदर जी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, जिसके अंदर दोनों ने एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ को ना होने के बराबर कर दिया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो टैरिफ 100% था उसको घटाकर सिर्फ 6% तक कर दिया गया। और बदले में चाइना ने कनाडा की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी कैनोला सीड पर टैरिफ को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। अभी ये ना सिर्फ एक नई शुरुआत है बल्कि अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनीज को बहुत बड़ा झटका भी है, खास तौर पर टेस्ला को, जो कि अब तक कनाडा के अंदर चल रही थी।
ये डेवलपमेंट हमें बताती हैं कि दुनिया सिर्फ अपने अपने मफादात पर चलती है, जहां पर जिसको फ़ायदा नज़र आता है वो इसी साइड पर जाता है। नॉर्थ अमेरिका का मुल्क कनाडा और यूरोप आहिस्ता आहिस्ता रशियन ब्लॉक के करीब होते जा रहे हैं और बाकी यूरोप भी आहिस्ता आहिस्ता इसको फॉलो करेगा, क्योंकि यूरोप को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि इनको अपना डिफेंस खुद करना होगा और अपने मुल्क के मफादात के फैसले अमेरिका के बगैर करना होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि अगर ट्रंप की यही हठधर्मी बाकी रही तो वो वक्त भी दूर नहीं है जब यूरोप मिलकर रशिया और चाइना के साथ नेटो और यूरोपीय यूनियन जैसा कोई एग्रीमेंट कर ले और अमेरिका और इसराइल इस खित्ते के अंदर अकेले रह जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया ने अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा कहकर इस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, इसको सही कहता है, तो फिर रशिया का अपनी सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन पर कब्जा करना और चाइना का अपनी सिक्योरिटी के लिए ताइवान पर कब्जा करना कैसे गलत है? क्योंकि रशिया का भी तो यही कहना था कि अगर यूक्रेन नेटो मेंबर बन जाता है तो इसके साथ बॉर्डर पर अपनी तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशन करेगा, तो ये भी तो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। और अमेरिका अब तक इसको गलत कहकर यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा। और इसके अलावा ताइवान पर किसी और मुल्क का कब्जा या आज़ादी भी तो चाइना के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, यानी हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त ट्रंप को जिस तरह से ईरान के मामले पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, शायद ऐसा तारीख के अंदर पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका और इसराइल ने अपने सीक्रेट एजेंट्स को ईरान के अंदर दाखिल करके पुरतशद्दुद हंगामे करवाए ताकि सिविल वॉर स्टार्ट और खमनाई हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सके, और वो भी इनकी खुद की आवाम के हाथों। लेकिन हमने देखा कि सब कुछ उलट हो गया। दरअसल मामला ये था कि ईरान की खुफिया एजेंसी के हाथ CIA के और मोसाद के एजेंट्स की लिस्ट लगी जो कि 5000 के करीब थे और इस हंगामे के अंदर तोड़ फोड़ के अंदर शामिल थे। आप सभी जानते हैं कि ईरान क्योंकि ज़्यादातर माउंटेनियस रीजन है, यानी यहाँ पर पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर घुसना इसीलिए आसान है क्योंकि कोई डिफाइंड बॉर्डर नहीं है। और इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डंकी रूट भी एशिया से यूरोप का यही होता है। इंडियन एजेंट्स भी इसी जगह से दाखिल होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं। ईरान ने जब इन 5000 लोगों को पकड़कर फांसी देने की बात की तो तब ट्रंप ने यह धमकी दी थी कि अगर इन प्रोटेस्टर्स को मारा गया तो हम ईरान पर हमला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का जवाब ट्रंप को मिला वो मैं लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। और मुद्दे की बात यह है कि ईरान ने तसल्ली दी थी कि हम इन प्रोटेस्टर्स को डायरेक्ट फांसी नहीं देंगे, बल्कि पहले इन पर कोर्ट केस होगा और फिर अदालत जो इनके बारे में फैसला करेगी तो इसी पर अमल होगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ट्रंप बार बार ये कहता रहा कि ईरान ने अपना फैसला रोक दिया है, वो प्रोटेस्टर्स को फांसी नहीं दे रहा, तो इसी वजह से हमने ये हमला नहीं किया। लेकिन इसके पीछे रियलिटी ये है कि इनके अपने लोग थे। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने इंतहाई चालाकी से इस प्रोटेस्ट को रुकवाकर अमेरिकन हमले रुकवाकर फांसियां देने की शुरुआत हाल ही में कर दी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका के हमले इसके बाद ईरान पर रुक जाएंगे या फिर रुक गए हैं या ये मामला ख़त्म हो गया है, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि इसराइल ने हर सूरत ईरान की इस्लामी हुकूमत को ख़त्म करना ही करना है, ये इसके ग्रेटर इसराइल प्लान के अंदर शामिल है। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि इनका हर एक मंसूबा अब फेल हो गया है तो ये सर जोड़कर बैठे हैं कि आगे क्या करें। ये मंसूबे बना रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ईरान की रजीम को कमज़ोर किया जा सके, कोई सिरा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसी वजह से ये लोग एक बार फिर से हमला करेंगे और ट्रंप बाज नहीं आएगा। क्योंकि हकीकत यह है कि ईरान से इनको मसला ना एटॉमिक बॉम्ब से है, ना महंगाई का कोई खौफ है, ना हुकूमत से इनको कोई मसला है, बल्कि इनको मसला है इस्लामी निज़ाम से। क्योंकि ईरान वो मुल्क है जहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम है। और ये लड़ाई ईरान, पाकिस्तान और इसराइल, अमेरिका की नहीं है, बल्कि इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई है। ये आप लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी की नज़र से देखते हैं, लेकिन वो लोग आपको सिर्फ मुसलमान की नज़र से देखते हैं। और हर मुसलमान को इनको ख़त्म करना है, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। अल्लाह ताला ने हर बार इनके खिलाफ मुसलमानों की मदद की है। इसराइल ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए और इनके एडवांस 3 ड्रोन जो कि इसराइल से आए थे उनको भी गिरा दिया। फिर हमने देखा कि जिस तरह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने जिस तरह से मिसाइल दागे तो इसके आयरन डूम की ऐसी तैसी पेर कर रख दी। और अब जब हाल ही में रिजीम चेंज की कोशिश की गई तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े लेवल पर बढ़ते हुए हंगामों को इस तरह से रोका भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह की गैबी मदद यहाँ पर भी आई और अवाम ने बाहर निकलकर खमनाई हुकूमत के हक के अंदर नारे लगाकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सब एक हैं। ज़ोयनिस्ट को दरअसल ईरान नहीं चाहिए, बल्कि वो इस दुनिया से इस्लामी हुकूमत का खात्मा करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग जो शैतान का निज़ाम चाहते हैं, इस निज़ाम के अंदर रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट इस्लामी निज़ाम है। फिर चाहे वो इस्लामी निज़ाम ईरान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर, या फिर तुर्की या सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों के अंदर। ईरान का निज़ाम और इसका माइंडसेट इस्लामिक हो चुका है, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो इसका निज़ाम कब से तबाह किया जा चुका होता। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर खिलाफत जैसा निज़ाम है। इनका शिया इमाम खुमैनी है, जिसके नीचे ये सब लोग इलेक्ट होकर आते हैं और ईरान की आवाम भी इससे खुश है।
ईरान में जो ये महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, इसकी सबसे बड़ी वजह खुद अमेरिका है, जिसने ईरान पर पाबंदियां लगाकर इसको इस हाल के अंदर पहुंचाया। ये सब कुछ प्री प्लान था। ईरान की इस्लामिक रजीम को उलटकर इसको सेकुलर बनाना इनका मकसद था, और अगर ईरान गिर गया तो यकीन करें कि कोई भी नहीं बचेगा। यही इनका तरीका कार है, यानी डिवाइड एंड रूल। इसलिए ये वक्त है एक होने का, फिरका वारियत को बुलाकर हमें एक होना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इस बंदे के बयान रोज बदलेंगे, क्योंकि इसका एजेंडा और हुकूमत में आने का एक मकसद है जो कि इसने हर सूरत पूरा करना है, यानी ग्रेटर इसराइल को बनाने के अंदर मदद करना। लेकिन हम लोगों को शिया सुन्नी नहीं बल्कि उम्मत बनकर एक होकर इनको जवाब देना है। हम एक वाहिद उम्मत है, एक जिस्म एक जान है। जिस तरह से जिस्म के एक हिस्से के अंदर तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ये बंदा दुनिया को तेजी से वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसकी तैयारियां कितने जोरों शोर से चल रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो रही है, यानी मुसलमानों का भी नेटो बनना शुरू हो चुका है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक 16 चाइनीज मिलिट्री कार्गो प्लेन अभी कुछ देर पहले ईरान के अंदर लैंड हुए हैं, जिसका मतलब है कि ईरान ने भी बहुत बड़े लेवल पर मिलिट्री तैयारियां शुरू कर दी हैं जंग से पहले। सो हम चाहे खुद को जितनी भी तसल्लियां देते रहें, हकीकत यह है कि कुर्बे क़यामत का वक्त इंतहाई करीब होता जा रहा है। बस हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि हम किसकी साइड पर हैं, रहमान की साइड पर या फिर शैतान की साइड पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।